तो नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार रुझान क्या बता रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं आंकड़ों के मुताबिक। और एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, और बड़ी खबर ये है कि शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 7 बजे का ये कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो जिस तरह से एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि 296 सीटों पर रुझानों में आगे चल रहा है एनडीए अलायंस। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर लीड कर रहा है और बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, इसी बीच संजय राउत कुछ कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं 7 बजे। करने दीजिए, उनको कहना चाहिए मैं हार गया हूं। उनकी हार है, पूरी तरह से हार गए। जनता ने नकारा है। राम और बजरंगबली ने कहा है आपको बस हो गया, आप घर में बैठिए, झोला लेकर जाइए। यही संदेश है जनता का, जनादेश यही है, आप जाइए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, देश में परिवर्तन होने जा रहा है। पूरी तरह से सकारात्मक निर्णय होने जा रहा है। पॉजिटिवली हम देखते हैं इस निर्णय को। जो एग्जिट पोल हमको 100 सीट भी देने को तैयार नहीं थे, हाँ, वो आज बोलने लगे सरकार बनेगी, राहुल जी बनेंगे, बोल रहे हैं ना। मोदी जी क्या करेंगे, सवाल उनके मन में है, सबके मन में, एग्जिट पोल वालों के। भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होगी शाम तक, और बहुत जगह पर मतगणना चल रहा है। 240 से भी नीचे आएंगे। ये किसी के नहीं है, बीजेपी के लोग, ना मोदी जी ना शाह जी। अब सरकार बनाने के लिए सबको फोन, सबके दरवाजे पे जा रहे हैं। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाकर हाथ जोड़ रहे हो। संजय राउत को आप सुन रहे थे आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर वार करते हुए। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा, ये बड़ा दावा संजय राउत की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर संजय राउत लगातार राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच में आपको एक बड़ी खबर बता देती हूं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत एनडीए को मिली है। चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर बाकायदा बधाई दी है। चंद्रबाबू नायडू की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों से फोन पर बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को बधाई दे दी है। आपको बता दें, टीडीपी वो पार्टी है जिसको लेकर खबर ये आई कि एनडीए के साथ ही टीडीपी तक पहुंच बनाने की कोशिश में, पहुंच बनाने की जुगत में कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। और अब बड़ी खबर ये आ रही है, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लगातार जो आंकड़े नतीजों के दिन रुझान और नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसमें उलटफेर लगातार बना हुआ है। मुजफ्फरनगर सीट एक बार फिर से हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हो गए। संजीव बालियान पिछड़ते हुए, मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से पिछड़ रहे हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जाट वर्सेस जाट की लड़ाई मुजफ्फरनगर में, और हरेंद्र मलिक ने संजीव बालियान पर बढ़त बना ली है। बीजेपी के संजीव बालियान फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो चाहे सहारनपुर सीट हो, चाहे मुरादाबाद सीट हो, चाहे रामपुर सीट हो, ये वो तमाम सीटें हैं, चाहे कैराना सीट हो, जिस पर समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है। नगीना की सीट निर्दलीय जो चंद्रशेखर हैं वो लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर से भी बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक आगे। और इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। के शर्मा जी, पहले तो आप ही के पास आऊंगी सर, और बधाई के साथ आऊंगी कि एनडीए की सरकार 297 सीटें इस वक्त टैली में नंबर नजर आ रहा है। इसी रूप में ये रहने वाला है सर, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए बधाई स्वीकार करेंगे आप? बिल्कुल स्वीकार करेंगे रोमाना जी। ये पहली गैर कांग्रेस पार्टी है जिसका तीसरी बार जो है सरकार बना रही है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है।
निश्चित तौर से। और नहीं, इस आपके लिए चुनाव तो में प्रसन्नता एक का विषय है। आप तो उम्मीद लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है ना, कांग्रेस है ना। हरिशंकर गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से कोशिशें ये की जा रही है ना हरिशंकर गुप्ता जी की किसी तरीके से इस मैंडेट को चुरा लिया जाए। इस कोशिश में कांग्रेस पार्टी है क्या? टीडीपी से लेकर जेडीयू तक डोरे डालने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि बहुमत वाला जादुई आंकड़ा इंडिया गठबंधन उसके आसपास भी नहीं है। हरिशंकर जी, दुराने की बात नहीं है रोमाना जी। साथ चलने की बात है, दुराने की बात नहीं, साथ चलने की बात है। और बीजेपी तो इस मामले में माहिर रही है और इनकी सरकार अभी बनी कहाँ है। ये खुश हो रहे हैं अपने मन में कि सरकार बना लेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी संभावना नजर नहीं आती। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। पर सर गठबंधन एनडीए जो है वो तो कंफर्टेबल 297 सीटों पर नजर आ रहा है। बहुमत का आंकड़ा 272 होता है, तो एनडीए को तो बहुमत मिल गया, उसमें कहाँ कंफ्यूजन? ये तो इनकी तो अपनी 230 सीट ही तो इनकी अपनी है। अच्छा, इनकी अपनी कितनी सीट है? 242। बीजेपी फिलहाल सरकार इनके 242 पर है, कांग्रेस 97 पर है। अगर बीजेपी की ठीक है। 242 सीटें आपको कम नजर आ रही हैं, फिर उस लिहाज से तो कांग्रेस की 97 सीटें तो दूर दूर तक नजर नहीं आनी चाहिए। आंकड़ों पर मैं मानता हूं बात मैं इस कर रहा हूं। बात जी जी, मैं बिल्कुल रोमाना जी मानता हूं आपकी बात को। 242 सीटें इनकी है, अपने आप तो सरकार नहीं बना रहे ना, ठीक। ये भी तो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएंगे। नहीं, ये गठबंधन बिल्कुल के आप साथ बड़ी तो बात साथ कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है इस पर केके शर्मा जी को जवाब देना चाहिए। केके शर्मा जी, 2014 हो 2019 हो, बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा कि 2019 में आखिर ऐसा 2024 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पा रही। और इस बीच उद्धव गुट के मुंबई नॉर्थ वेस्ट से जो उम्मीदवार शिवसेना उद्धव गुट के, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अमोल कीर्तिकर की मैं बात कर रही हूँ। गजानन कीर्तिकर उनके पिता जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और यहाँ पर अमोल कीर्तिकर जो हैं शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये उद्धव के लिए तो जबरदस्त रिस्पांस, और इसी तरीके से शरद पवार के लिए जबरदस्त रिस्पांस महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला। देखिए, मुंबई में तो उद्धव ठाकरे ने नहीं, साबित कर दिया कि असली शिवसेना उद्धव शिवसेना है। 3 लोकसभा की सीटें अब तक वो जीत चुके हैं, चौथी पर अभी टक्कर उनकी जारी है। यदि चौथी सीट भी जीत ली, इसके अलावा ठाणे की एक सीट जीत चुके हैं, यानी ये दिखा दिया कि मुंबई रीजन में शिवसेना का दबदबा कायम है। मतलब असली नकली वाली जो फाइट थी उसमें जनता ने ये तय कर दिया है कि जनता की नजर में तो असली शिवसेना वही बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की ही है। बारामूला सीट उम्मीदवार थे उमर अब्दुल्ला, हार रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर, ओवरऑल इंडिया में जिस तरह हाँ सॉरी, मुझे ये भी, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ही मैं फंस गया। जहाँ तक मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, इंजीनियर रशीद जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं, तो उसके लिए इंजीनियर रशीद को बधाई देते हुए, इंजीनियर रशीद, मैंने आपको पहले भी बताया था, सलाखों के पीछे से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है और एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इंजीनियर रशीद बारामूला सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार महेश शर्मा एक बार फिर बंपर बढ़त के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2014-2019 के बाद 2024 में महेश शर्मा नोएडा से कमल खिला रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आइए जल्दी से अब एक बार फिर से राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं, और जहां पर हमने इस चर्चा को छोड़ा था, केके शर्मा जी, सवाल आपसे था। 2014-2019 अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, 2024 में ये ब्रेक क्यों लग गया बीजेपी के अपने बहुमत के आंकड़े पर? नहीं, मैं पहले तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें बता दूं कि आपके विपक्षी गठबंधन की जितनी सीट है 229 सीट, इससे कहीं ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो आप अभी भी यदि ख्वाबों में हैं, सपनों में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। जोड़ तोड़ की बात आप जरूर कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की बात जरूर कर रहे हैं। और सुनिए, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं।
अकाल पड़ा हुआ था, 2-4 बूंदे पड़ गई हैं, तो उससे इतनी खुशी मत मनाइए। लेकिन शर्मा जी ठीक है, अगर अब अगर सुनिए, शर्मा मैं आता जी, हूं, मैं एक आता हूं, सेकंड मैं उसी सुनिए पे ना। आ रहा हूं, नहीं, मैं नहीं, शर्मा जी, आपके सुनिए प्रश्न ना। पे आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा रुक कर सर, अब आप क्योंकि इस दिशा में ले गए इस डिबेट को, फिर तो अजीज साहब भी बैठे हुए हैं, और अजीज साहब सर आपको आंकड़ा दिखाएंगे किस तरीके क्या? से उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के डबल इंजन के बावजूद वो जो दो लड़कों की जोड़ी है अखिलेश और राहुल, वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी नहीं। पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, और इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ है। सर जरा अजीज साहब के पास भी चलते हैं, उसके बाद आपके नहीं, पास मैं आऊंगी जवाब दे दोबारा। दूं। रोमाना जी, मैं आऊंगी, जवाब दे सर, देता आ हूं, रही मैं सर, जवाब आ रही दे देता हूं, सुन हमारे लीजिए, साथ सुन एक और लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, रिप्रेजेंटेटिव आपने जुड़े हुए हैं ना प्रश्न सर। किया है तो अब उत्तर जरा लीजिए सर ना, उनसे प्रश्न किया है बात- तो उत्तर लीजिए। अरे सर आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ, अजीज साहब उत्तर आइए। अरे मैं शर्मा जी, आइए अजीज साहब। शर्मा जी सवाल मुझसे है, एक मिनट। देखिए रोमाना जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। अभी जिस तरह मैं देख रहा हूं कि शर्मा जी लगातार डिफेंड कर रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं कि साहब 5 मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री हार रहे हैं चुनाव। 5 मंत्री, स्मृति ईरानी, लल्लू सिंह, अयोध्या की बात है, आप देखिए हार रहे हैं लगातार चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए डींगे कैसे मार रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये साहब अपनी बात पूछा, अरे साहब आपने ही नारा लगाया था 400 पार, आपने कहा था, सारी गारंटी आपकी ध्वस्त हो गई, बड़ी बड़ी गारंटी लेकर आए थे। ठीक है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है सर, जनता ने मैं लौटूंगी नकार आप लोगों दिया के पास, है, जरा सुन लेते आपकी हैं। पॉलिटिक्स को हमीरपुर से नकार आपने दिया जीत है। हासिल की है 5वीं बार। अनुराग ठाकुर ने क्या कह रहे हैं जरा ये सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भूमिका निभाई, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। तो ये आप अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं, जीत का जश्न कार्यकर्ता कैसे मना रहे हैं। बाकायदा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर को कंधों पर उठाया हुआ है, मुकुट पहना रखा है। ये 5वां मौका है जब लगातार अनुराग ठाकुर ने इस हमीरपुर सीट से जीत दर्ज की है, और उसी की ये खुशी हिमाचल हमीरपुर में किस अंदाज में मनाई जा रही है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। सर पर मुकुट सजा हुआ है, कार्यकर्ताओं ने कंधों पर उठा रखा था, और बाकायदा ढोल बज रहा है। कार्यकर्ता जो है नारेबाजी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ थिरक भी रहे हैं, साथ ही साथ मिठाइयों का दौर भी चल रहा है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का इस अपडेट के साथ कि मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल अब आगे हो गए। 8,361 वोटों की बढ़त मेरठ से अरुण गोविल ने बना ली है। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की नेता, जो महिला और साथ साथ दलित समुदाय से आती हैं, वो अभी तक आगे चल रही थी, अब वो पीछे हो गई हैं। अरुण गोविल मेरठ सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अजीज साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शर्मा जी का रुख करूंगी। जी, हमारी बात कंप्लीट हो जाए। देखिए रोमाना जी, 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बात तो ये मैं देख रहा हूं, लगातार जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं चैनल पे, जिस तरह स्क्रीन पे चल रहा है, मैं देख रहा हूं पिछले 2 घंटे से वो करीब करीब कमोबेश वही चल रहा है। उसकी वजह है अभी काउंटिंग बहुत धीमे गति से है, बहुत धीमे गति से काउंटिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं अभी काउंटिंग बढ़ेगी। 12, कहीं 12 राउंड की गिनती हुई है, कहीं 13, कहीं 14, 21 और 22 और यहां तक कि 25-25 राउंड की काउंटिंग होती है। आप देखिएगा शाम होते होते, रात होते होते आंकड़े किस कदर बदलेंगे, इसका अंदाजा मेरे ख्याल से के शर्मा जी को है बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि जनता में उत्साह है। मैंने पहले भी कहा था नहीं, आप जो कि कह रहे हैं, जनता बनाम सत्ता है, पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, आंकड़े बदलेंगे, बड़े लेवल पे आंकड़े बदलेंगे। वो और दमदार नजर आ रहा है ना। के शर्मा जी तो पहले ही कह रहे हैं कि अब इंतजार कर लीजिए, अभी एनडीए का आंकड़ा और बढ़ेगा। फिलहाल जो 297 पर नजर आ रहा है वो बढ़कर 300 के पार जाएगा, और बहुत मुमकिन कि बीजेपी एक बार फिर से अपने दम पर बहुमत वाला आंकड़ा हासिल कर ले। के शर्मा नहीं, मुझे आश्चर्य है रोमाना जी, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश भर का चुनाव है, आम चुनाव है। हमारे फुटप्रिंट से आपको, ये तो कुल 80 सीटों पे, ये तो दावा करते थे 69 सीट जीतेंगे, ये कहां चले गए इनके दावे। लेकिन मैं दूसरी तरह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट देखिए। शर्मा जी आप बहुत लूज बॉल्स फेंक रहे हैं। आप 80 में से 79 के दावे की जब बात करेंगे सर, तो आपसे 400 पार वाले दावे को लेकर भी सवाल होगा सर। हाँ, तो आपने मुझसे ये प्रश्न किया है, एक मिनट आपने प्रश्न मुझसे किया, लेकिन हमारा फुटप्रिंट देखिए ना, थोड़ा अजीज साहब को समझ आ जाएगी दुनिया। हम जो है केरला में अपना खाता खोल के आगे बढ़े,
तमिलनाडु में खाता खोले, हिमाचल में हमने आपको पूरी तरह रिपीट किए, उत्तराखंड में पूरी तरह रिपीट हुए, सर हम तमिलनाडु में गुजरात में बीजेपी पूरी तरह लेकर आए। सर अपडेट सुन दीजिए, लीजिए, अपडेट दीजिए सुनिए तो के मैडम, शर्मा जी, आप तो अपडेट थोड़ा दीजिए। तमिलनाडु में कमल खिला है क्या? क्यों नहीं? नहीं अभी नहीं, दो क्योंकि सीटों मेरे पास पर है। अपडेट नहीं है तमिलनाडु में। हाँ केरला में आप जरूर, जो त्रिशूल मैंने सीट है वहां से सुरेश गोपी सीटों जीते में हैं। हम 2 सीटों में वहां हैं, आप आने दीजिए, अभी तो परिणाम आ रहे हैं। दूसरी बात, हाँ। उड़ीसा जैसे राज्य में हाँ। हम पूरी की लगभग पूरी सीटें जीत रहे हैं। हाँ हम उड़ीसा जैसे राज्य में, आंध्रा के अंदर हम जो है हमारी सीटें आ रही हैं। हाँ। हम वहाँ के विधानसभा भी जीत रहे हैं, उड़ीसा का भी विधानसभा जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप उड़ीसा में हमारी क्षेत्रीय तुलना- दल बीजेपी हमारी का तुलना सुपड़ा एक क्षेत्रीय साफ दल हो रहा से है कर रहे हैं आप। और बीजेपी जो आप है एक- वहां पर एक बड़ी जो है, बढ़त मुझे हासिल 10 कर रही सेकंड है। देने, लेकिन please। आंध्र 60 प्रदेश सीटें के भी अंदर चुनावी सहयोगी लड़ती हमसे। टीडीपी के जोर पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही नहीं, है। और बाकी बिहार के जगह अंदर हमारे जोर पर- सहयोगी 10 सेकंड, जेडीयू और please। एलजेपी के बेसिस पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और जहां पर सीधी फाइट थी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, हरियाणा की बात हो गई, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बढ़िया प्रदर्शन 2019 के मुकाबले करती हुई नजर आ रही है। तो नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं और इस बीच जिस तरीके से 296 सीटों पर लीड कर रहा है एनडीए गठबंधन, बड़ा अपडेट यह है कि नॉर्थ मुंबई से बीजेपी के पीयूष गोयल, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, जीत दर्ज कर ली है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट पर, कांटे की टक्कर। और इसी बीच जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के उज्जवल निकम यहां से 176 वोटों से आगे निकल गए हैं। तो उज्जवल निकम पहला चुनाव उन्होंने अपना लड़ा और यहां पर आगे निकलते हुए कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो मुंबई की तस्वीर जहां पर बीजेपी के पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई सीट से जीत दर्ज कर ली है उन्होंने, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बीजेपी के उज्जवल निकम जो 176 वोटों से आगे निकले, तो 176 वोटों से आगे निकले हैं उज्जवल निकम और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ निकम से पीछे है। तो नंबर को लेकर अभी भी इंटरेस्ट बना हुआ है। नतीजों का दिन है आज, नजर नंबर्स पर है और धीरे धीरे कर अब आज के इस बड़े दिन में जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में किसकी प्रार्थना हो रही है स्वीकार, आइए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। ये वो चेहरे हैं आपके सामने हैं 2024 की, ये रोमांचक टक्कर है और यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से काराकाट सीट पर ये मुकाबला दिलचस्प बना हुआ। उपेंद्र कुशवाहा, साथ में आप देख रहे हैं राजाराम कुशवाहा और पवन सिंह जो पीछे हैं। राजाराम कुशवाहा बढ़त बनाए हुए सबसे आगे चल रहे हैं। ये 2024 की रोमांचक टक्कर है। राजाराम कुशवाहा की प्रार्थना फिलहाल स्वीकार होती हुई नजर आ रही है। ऐसी ही रोमांचक टक्कर जो है वो सारण सीट पर देखने के लिए मिल रही है, जहां राजीव प्रताप रूडी 2014, 2019 के बाद 2024 में भी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो है सारण सीट से पिछड़ रही हैं। 2024 की रोमांचक टक्कर। अब पाटलिपुत्रा सीट की बात, जहां पर लालू की दूसरी बेटी मीसा भारती आगे हैं। मीसा भारती की प्रार्थना यहां पूरी होती हुई नजर आ रही है। जीत की कामना, 2 बार हारी हैं रामकृपाल यादव से इस पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती, लेकिन 2014, 2019 के बाद वो 2 हार का इस बार रामकृपाल यादव से हिसाब बराबर करते हुए पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती जीतती हुई नजर आ रही हैं। 24 चुनाव रिजल्ट डे आज, नतीजों का दिन आज और सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे कर अब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। आधिकारिक ऐलान हो रहे हैं हार और जीत के। और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से आपको बता दूं, मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट, जहां से बीजेपी की तरफ से इस बार पूनम महाजन का टिकट काटकर चुनाव मैदान में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को उतारा गया। उज्जवल निकम बीजेपी उम्मीदवार नॉर्थ सेंट्रल सीट से हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने नॉर्थ सेंट्रल सीट पर जीत दर्ज की। आपको बता दें, कांग्रेस के कद्दावर नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ खुद मुंबई की धारावी सीट से वर्षा गायकवाड़ 4 बार की विधायक हैं और वर्षा गायकवाड़ ने उज्जवल निकम को दे दी है सियासी पटखनी। तो एक एक कर ये रुझान अब जब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो उसका भी हर अपडेट सबसे पहले अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और साथ ही ये जो टॉप टाली है इसमें भी बहुत दिलचस्पी बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए कैसे एनडीए जो है फिलहाल 296 पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन वही 229 के आसपास, 230 का आंकड़ा छू नहीं पा रहा है। क्या होगा, क्योंकि बहुत सी सीट्स ऐसी है जहां पर मार्जिन जो है आगे पीछे वाला वो बहुत कम है। ऐसे में तस्वीर जो है पलट सकती है, किसी भी तरफ पाला झुक सकता है, बदल सकता है। हम सीधे एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो राजनीतिक मेहमान है के शर्मा साहब के पास पहले चलते हैं। अपनी बात वो पूरी नहीं कर पा रहे। शर्मा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कांग्रेस का रुख करूंगी।
मैंने केवल आपको इतना ही कहना था रोमाना जी कि आपने जो आंध्र प्रदेश की हमारी जीत है उसको आपने कहा टीडीपी के कारण जीत रहे। आपने हरियाणा का उदाहरण दिया, आपने मध्य प्रदेश का जरूर नहीं बताया। पिछली बार हम 28 सीट थे, एक सीट जो कांग्रेस जीती थी उसको भी हमने इस बार जीता। हमने छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के पास 2 सीटें थी और हमारे पास 9 सीटें थी, हमने 1 सीटें उससे और ली। ये किसके दम पे जीता? ये आपने तेलंगाना में हम 4 सीट थे, 8 सीट हो रहे हैं, ये किसके दम पे जीत रहे हैं? तेलंगाना तो खैर सर बीआरएस के दम पर जीत रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर जो क्षेत्रीय दल है उसका सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में करीब करीब बराबरी के आंकड़े पर है। लेकिन हाँ, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश भी बीजेपी के गढ़ के तौर पर, क्योंकि पिछली 2 बार से हम देख रहे थे 14 में 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 19 में एक वो छिंदवाड़ा वाली सीट जो कांग्रेस ने जीती थी और इस बार कमलनाथ का जो किला था उसमें भी बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। लेकिन राजस्थान में मामला जो है वो कांग्रेस ने आर पार पर लाकर खड़ा कर दिया। हरियाणा, यहां पर भी 10 सीटों में जहां सुपड़ा साफ पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस का किया था, इस बार मामला बराबरी पर कांग्रेस ले आई है और ये एक बड़ा नुकसान है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी और एनडीए को उठाना पड़ा है। जल्दी से हरिशंकर गुप्ता जी का रुख करेंगे, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, गढ़ के तौर पर गुजरात के साथ साथ अब मध्य प्रदेश भी और कमलनाथ का किला छिंदवाड़ा भी इस बार तो नहीं बचा। देखिए रोमाना जी, हर चुनाव के अंदर स्थितियां बदलती हैं। कुछ राज्य पुराने जीते, कुछ राज्य पुराने हारे, कुछ नए राज्यों को साथ में जोड़ा। लेकिन कुल अगर स्थिति को देखा जाए तो हम तो बहुत खुश हैं, सरकार हमारी बने ना बने, लेकिन एक बात तय है कि देश इस हालात में भयमुक्त होगा। मोदी का कुशासन जो था और अफसरों में, सरकारी ऑफिसर्स के अंदर जो भय था वो कम होगा और इनकी तानाशाही, मनमाही और डिक्टेटरशिप के ऊपर अंकुश लगेगा। एक बात मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं के शर्मा जी से कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? अभी संघ की तरफ से जो इशारा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो संघ की तरफ से तो नितिन गडकरी का चल रहा है। और ये मैं बता दूं आपको, ये जो हार हुई है 2014-19 के अंदर मोदी जी की वजह से जीते थे और 2024 अब सर आप भी बड़े लूज बॉल्स फेंक रहे हैं, जैसे पहले के शर्मा जी फेंक रहे थे। अब आप यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होगा ये सवाल उठा रहे हैं। मैं ले लूंगी सर, जवाब मैं ले लूंगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तैयार रहिएगा क्योंकि पलटकर आपसे भी पूछा जाएगा कि आप तो पूरे चुनाव भर नहीं बता पाए कि आपके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। खैर, पहले एक बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद के शर्मा जी का रुख करेंगे, क्योंकि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत दर्ज की है। 5 बार के सांसद शिवराज सिंह चौहान विदिशा से रहे हैं। 20 साल बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा लोकसभा चुनाव में कदम रखा और ये बड़ी जीत 8,17,000 वोट से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। आप समझ रहे हैं, इंदौर जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार बैठ गया था वहां पर तो बीजेपी कैंडिडेट जो है वो करीब 10 लाख के मार्जिन से जीत रहा है, लेकिन उसके बाद जो नवसारी वाला, सीआर पाटिल वाला रिकॉर्ड था और आज का जो मार्जिन है उनका करीब 7.5-7.5 लाख वाला, उसको भी क्रॉस करके ये तो बहुत बड़ी जीत है जो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान को मिली है। 8,17,000 वोटों से शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट जीते। जल्दी से के शर्मा का रुख करती हूँ। शर्मा जी जवाब दीजिए, हरिशंकर गुप्ता जी सवाल पूछ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, उनको गलतफहमी हो सकती है, हमें तो कोई गलतफहमी है नहीं। कांग्रेस गलतफहमी में जी है, लेकिन रोमाना जी जितनी देर हम नहीं बोलते उतना, उससे ज्यादा तो आप विश्लेषण करती हैं। मुझे तो आपकी खबर बतानी है ना सर, नहीं खबर नहीं, और मुझे खबर जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ बतानी है। बोलने दीजिए, तो मेरा काम है सर, मैं तो बोलूंगी ना। आप आइए सर, प्लीज, आपको बुलाया, जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, आपके विश्लेषण पे ही मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। आपने तेलंगाना में कहा कि आप जो 4 से 8 हो रहे हैं वो बीआरएस की सीट पर हो रहे हैं, बीआरएस के कारण हो रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी 3 से 8 हो रही है वो किस पर हो रही है? मतलब आपका विश्लेषण, मैं तो आपकी राजनीतिक समझ पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। नहीं सर, मेरी राजनीतिक समझ पर, मुझे आपकी राजनीतिक समझ पर सर हैरानी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस सर 3 से 8 पर पहुंच रही है और आप भी 4 से 8 पर पहुंच रहे हैं। और 2019 में सुन लीजिए 2019 में बीआरएस जो है सर उसको 9 सीटें मिली थी। बीआरएस का सुपड़ा साफ हो रहा है और आप और कांग्रेस दोनों जो नेशनल पार्टीज है वो बीआरएस के कॉस्ट पर ही तेलंगाना में ये आर पार में सीटें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं सर, ये बीआरएस
का सुपड़ा साफ हुआ है रोमाना सर, जी, तभी आपको हमारा सीटों का हमारा फायदा कोई मिल रहा है। परफॉर्मेंस लेकिन नहीं है। कांग्रेस की कॉस्ट हमारा पर कोई आप तेलंगाना परफॉर्मेंस नहीं में, है वहाँ आप पर। कांग्रेस की आप क्या कॉस्ट पर बताना चाहती हैं? तेलंगाना में एडवांटेज हासिल नहीं कर नहीं, रहे हैं आप सर। क्या मैं बताना आपको चाह रही हैं? सिर्फ ये बताना आप चाह रही क्या हूँ बताना कि चाह रही हैं? कांग्रेस की कॉस्ट कि पर आप- आप हमारा तेलंगाना कोई में परफॉर्मेंस एडवांटेज नहीं है। नहीं हासिल कर BRS रहे हार रही सर। है, इसलिए जैसे आप आप जीत रहे हैं। ओडिशा में बीजेडी का सुपड़ा साफ हो रहा है और आप जीत दर्ज कर रहे हैं, मैं वो तो बता रही हमारा हूँ कोई आपको। परफॉर्मेंस नहीं अरे है। आपका हमारा कोई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं नहीं सर, है। आप अभी कह रहे भाजपा थे को कोई कांग्रेस टिकट- का सुपड़ा भाजपा साफ को हो कोई रहा है और वोट आप नहीं दे जीत रहा रहे है। हैं। आप गलत नहीं, इंटरप्रेट भाजपा को कर रहे कोई हैं। वोट नहीं मैं दे रहा है, जरा ये जल्दी आपकी से- समझ है। मैंने ऐसा ये कहा ही आपकी नहीं। राजनीतिक आप समझ है। इतने डिफेंसिव क्यों रहे हैं शर्मा जी? नहीं, इतना आप- बौखला क्यों आप- हैं? आज तो नतीजों बौखला का दिन नहीं है। है। जीतना आप है, जो आप थोड़ा मूर्खतापूर्ण बयान खुश कर रही होइए। हैं। मूर्खतापूर्ण सर ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल मत मूर्खतापूर्ण कीजिए जो शर्मा विश्लेषण जी, कर रही हैं, इसलिए कर ऐसे रहा हूं। शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा कर रही हूं हूँ मैं और आपको, निवेदन के साथ क्योंकि कर रही हूँ। आप- आपने आप गलत बयानी भारतीय की है जनता सर। पार्टी मैं इस के- तरीके के आप- बयान मैं सुन इस लीजिए। तरीके की बयानबाजी आप में नहीं भारतीय- उलझूंगी। आप सीधे भारतीय दर्शकों को जनता लेकर चलते हैं पार्टी का शीरीन के प्रभाव- पास, और शीरीन के पास कुछ अहम डेटा है। शीरीन से जानते हैं क्या है अहम डेटा। शीरीन, बिल्कुल रुमाना, अपने दर्शकों को हम बेगूसराय का बताते हैं कि बेगूसराय में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे। और यहां से गिरिराज सिंह 78,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। 78,953 वोटों से आगे चल रहे हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीत की तरफ बढ़ते हुए 78,953 वोट से आगे चल रहे हैं गिरिराज सिंह, यानी कि जीत दर्ज करते हुए फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नतीजा अभी पूरी तरीके से आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो रुझान है वो यही बता रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं जीत की तरफ। बेगूसराय सीट जीतते हुए गिरिराज सिंह दिखाई दे रहे हैं। बेगूसराय से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। तो लगातार कहां पर कौन आगे कौन पीछे, कौन पिछड़ता हुआ कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेगूसराय पर गिरिराज सिंह जो है वो अपनी बढ़त बनाते हुए और इसे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। राखी जी, आपका कमेंट इस पर? अगर आप देखिए तो ये लग रहा था पिछली बार की बहुत ही कम मार्जिन है, और अब फिर से जिस तरह से आगे दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अभी और भी हमें वॉच करना होगा, बिकॉज बहुत सारी शीरीन ऐसी सीट्स हैं जहां हमें लग रहा है कि कम मार्जिन है। तो लेकिन ये अब बढ़त जो है गिरिराज सिंह की, ये थोड़ी आगे बढ़ी। और बिहार से तो खबर अच्छी ही आई है जहाँ एनडीए की बात है। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जिस तरह से पूरी रणनीति रही है, कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का नीतीश कुमार आए, तो ये कुल मिलाकर स्थिति वहां पर काफी अच्छी है। बेगूसराय के मामले में वैसे एक बात और भी है जी। बेगूसराय और जो आसपास का इलाका है वो बीजेपी के लिए कभी भी अनुकूल नहीं रहा। वहाँ आमतौर पर लेफ्ट पार्टियां जीतती रही हैं या लेफ्ट का बैकग्राउंड। सर, आप अपनी बात रखिएगा। एक बार फिर से रुमाना का रुख कर लेते हैं। एक बड़ा अपडेट उनके पास है। रुमाना, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एनडीए में शामिल है जेडीयू, और जेडीयू के एमएलसी हैं। मतलब कोई छोटा मोटा नेता या कार्यकर्ता नहीं, बाकायदा एमएलसी। नाम है खालिद अख्तर, और खालिद अख्तर की तरफ से, माफ कीजिएगा खालिद अनवर नाम है, और इनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री पद को लेकर। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बड़ा बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश से बेहतर और कौन उम्मीदवार हो सकता है। मतलब क्या एनडीए में प्रधानमंत्री पद वेकेंट है, खाली है? ये बड़ा सवाल अब पूछा जाएगा खालिद अनवर के इस बयान के बाद। सुनिए जरा खालिद अनवर का बयान। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? और बिहार के रिजल्ट ने ये एस्टेब्लिश किया है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इसमें अब किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए। ये खालिद अनवर को आपने सुना, जेडीयू के एमएलसी हैं, और हमारे साथ यहाँ पर बिहार एक्सपर्ट ऋषि मिश्रा जी मौजूद हैं। खालिद अनवर ये जो कह रहे हैं अपने मन से कह रहे हैं क्या? देखिए, खालिद अनवर को आप जानती हैं, नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट, सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट में से एक हैं। और खालिद अनवर ने कोई बयान दिया है तो ऐसे ही बयान नहीं दिया है। और आपको ये मालूम है कि सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार से मिलने गए थे तो नीतीश कुमार लंच के बहाने उनसे मुलाकात नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट इंडिकेशन है कि जेडीयू बड़े हिस्सेदारी का दावा कर सकती है यदि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं तो। ये तो बड़ी खबर आ रही है। मुझे लगता है के शर्मा जी से इस खबर को हम समझ लेते हैं। सियासी समझ और सियासी मतलब इस खबर का वही बताएंगे, क्योंकि एनडीए का हिस्सा जेडीयू, और एनडीए में तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री कौन। और यहाँ पर जेडीयू के भीतर से ही प्रधानमंत्री पद के लिए अब नतीजों के बाद नीतीश कुमार का नाम आगे क्यों किया जा रहा है के शर्मा जी? मैं तो पहले कह चुका हूं। ये तो खबर आप चला रहे, तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमने तो बयान सुना दिया सर। खालिद अनवर जेडीयू एमएलसी का बयान सुनाया है। आप उसके आगे का कयास लगाइए। आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र हैं कयास लगाने के लिए। आपको हैरानी हुई है बयान सुनकर? आपके साथी हैं, आपके साथी दल के एमएलसी हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। हमें बहुत स्पष्टता है
रोमाना जी, हमें बहुत स्पष्टता है। हाँ। और हमारे गठबंधन दलों पर भी जो है हमारे साथ जिनकी वार्ता है वो भी बहुत स्पष्ट है। हाँ। कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कहना ही चाहिए ठीक है, लोगों को। ठीक लेकिन है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आजादी है, जिसका जो मन आए वो कहे, लेकिन ये मन की बात जो है वो जेडीयू के सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, अजीज जी आइए। देखिए रोमाना जी, ये बीजेपी की आदत है, ये अपने गठबंधन साथियों का सम्मान नहीं करते हैं और ये गठबंधन धर्म नहीं निभाते। यही नीतीश जी हैं, इनका इन्होंने डीएनए पूछा था, एक वक्त था डीएनए पूछा था। आज जिस तरीके का बयान आया हुआ है, अब देखिए उस पर ये काउंटर करने के बजाय, सम्मान देने के बजाय साहब ये कह रहे हैं कि ये आप चला रहे न्यूज। देखिए आपको किस तरीके से आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अब ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि ये अभी तक इन्होंने सुनाया है लोगों को। अब अगर आपने सवाल कर लिया, दो सवाल कर लिया, ये तिल मिला गए। हाँ। देखिए जनता ने जो तानाशाही थी, तानाशाही को खत्म करने की कोशिश की है। अब जनता तानाशाह को पसंद नहीं कर रही है, वो चाह रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाँ। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। हाँ। चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के लोग हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, जरा सा हरिशंकर गुप्ता जी का हम रुख करेंगे कि वहां पर ऑपोजिशन का स्पेस इस बार 2024 चुनाव में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, ये भी एक सच्चाई है कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ भी नजर आ रहा है सर, और इंडिया गठबंधन दूर दूर तक बहुमत के आंकड़े के पास नहीं है। इसलिए वाजिब सवाल है सर, ये जो नीतीश की पार्टी की तरफ से बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस जो अप्रोच कर रही है जेडीयू को, ये उसके साथ जोड़कर देखा जाएगा क्या सर? देखिए रोमाना जी, इस बात को स्वीकार करके, इस सच्चाई को स्वीकार करके ही तो मैंने कहा था, हम उससे आगे बढ़े थे और के शर्मा जी से ये पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मेरी तो बात पूरी भी नहीं हुई और जेडीयू के ही एक एमएलसी ने पूछ लिया कि नीतीश कुमार से बढ़िया प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। सर फुटबॉल तो बाकी है। अभी किसी गलतफहमी में के शर्मा जी को नहीं जीना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव था 24 का, अगर बीजेपी की ये हालत हुई है तो वो मोदी जी की वजह से हुई है। उनको खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, उनको इस बात से त्याग पत्र देना चाहिए कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। क्योंकि ये चुनाव मैंने अपने नाम पर लड़वाया था। 14 और 19 का चुनाव मोदी जी की वजह से जीते, इसमें कोई इनकार नहीं करता। 24 का चुनाव में अगर ये हालत हुई है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना नहीं सकती है, तो मोदी जी को कह देना चाहिए कि एक बात तो यह कि 400 पार नहीं पहुंचा पाया, अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। इसलिए संघ वाले ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को बनाओ, एमएलसी जेडीयू के कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार को बनाओ। तो मैंने जो बात कही थी, जिसमें आपने मुझे कहा कि मैंने लूज बॉल फेंका है, तो मैं तो ये जो आंकड़ा इनका आया है एनडीए गठबंधन का, जिसमें सरकार बनाते दिख रहे हैं, मैं तो उससे आगे की बात किया था। वो तो हमने स्वीकार ही कर लिया है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा, मैं रोक रही हूँ सर, आपको जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार मंडी से विक्रमादित्य सिंह, जो कि कंगना रनौत से पिछड़े हुए हैं इस समय। अभी भी काम कर रहा है। एंड दूसरा, कंगना को क्या कहेंगे आप अगर विक्ट्री? देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। देश में तो जिस तरीके से पूरे देश में 400 पार की बातें करते थे, अब 250 अभी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है अपने बलबूते पर। अब जो है नई बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। मगर फिर भी इंडिया अलायंस अभी पूरी मजबूती से आगे आया है और हो सकता है कि अभी और गठजोड़ करके सरकार देश के अंदर इंडिया अलायंस की बने। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सब नेता राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी जीती हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंडेट लोगों का है, वो स्वीकारना हमको भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। मगर मैं यही कहूँगा कि हम तो लंबी गेम के खिलाड़ी हैं और आपके साथ खड़े हैं, मंडी के साथ खड़े हैं। अब आगे देखेंगे कि जो बातें हुई है वो धरातल पे कितनी उतरती है, कितना समय मंडी के लोगों को मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर जीती हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं। असेस करेंगे? नहीं, निश्चित तौर से असेस करेंगे और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है इन द टाइम्स टू कम, वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो।
सिंह, और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम इस समय पार्टी मुख्यालय में मौजूद है। और वहां पर बीजेपी के बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें तरुण चुग नजर आ रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा नजर आ रहे हैं, संजय मयूख नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, संजय मयूख की बात हो, तरुण चुग की बात हो, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात हो, ये वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त यहाँ पर एक तरह से एनडीए की सरकार के पक्ष में जो रुझान बन रहे हैं उसका जश्न मना रहे हैं। और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच में यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा है, या ये कहा जाए कि ये पूरी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आतिशबाजी भी हो रही है। और ये देखिए ये तस्वीरें जहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता हैं, जिसमें तरुण चुग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और मनजिंदर सिंह सिरसा हो, तरुण चुग हो, संजय मयूख हो, इस वक्त जो है यहाँ पर डांस कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर सुबह से कार्यकर्ता रुक रुक करके जश्न मना रहे थे। लेकिन अब जबकि जो तस्वीर साफ होती जा रही है कि एनडीए के पक्ष में जो है नतीजे आ रहे हैं, भले ही जो फैसला बीजेपी के पक्ष में उस तरह से ना गया हो, यानी कि 272 का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में ना आया हो, लेकिन जिस तरह से एनडीए के पक्ष में इस वक्त जो है रुझान गए हैं, वो जो है इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साइड करने के लिए काफी है। क्योंकि साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि देखिए एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया जा रहा है। और अब ये आतिशबाजी यहाँ पर, हालांकि रुक रुक करके लगातार इस वक्त बारिश भी हो रही है, तो बारिश के माहौल के बीच में आतिशबाजी भी है, ढोल नगाड़े भी हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त जो है यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से इस वक्त जो है बीजेपी मुख्यालय में मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके अलावा संजय मयूख और तरुण चुग, ये लोग जश्न मना रहे हैं। एक तरह से संदेश ये दिया जा रहा है कि भले ही सीटें कम जरूर हुई हो बीजेपी की या एनडीए की, लेकिन फिर भी जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में। देखिए किस तरीके से दिल्ली बीजेपी के ये बड़े नेता हैं और दिल्ली मुख्यालय में जुटे हुए हैं, और इसमें बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी हैं। संजय मयूख भी यहाँ पर नजर आ रहे थे, और हमें तरुण चुग नजर आ रहे थे, मनजिंदर सिंह सिरसा नजर आ रहे थे। जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जो पॉलिटिकल मेहमान है वो लगातार बने हुए हैं। देखिए जीत का जश्न, अच्छा चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान करीब 1.5 लाख वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। हाजीपुर सीट चिराग पासवान की पारंपरिक सीट, हालांकि खुद चिराग पासवान इस सीट से पहली बार चुनाव मैदान में हैं। 8 बार उनके पिता इस सीट से जीते। रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करने का इस सीट से जो रिकॉर्ड है वो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के नाम दर्ज है। और पिता की विरासत वाली इस सियासी सीट पर चिराग पासवान जिद पर अड़े हुए थे कि चुनाव वही लड़ेंगे। इसी को लेकर चाचा से बड़ी टकराव भी मोल लिया और आखिरकार सीट से उम्मीदवार बने। और अब 1.5 लाख के अंतर के साथ चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर बड़ी बढ़त बना रखी है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार के अंदर चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर मैदान में उतरी, और 5 सीटों पर फिलहाल चिराग पासवान एलजेपी आर के जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज करते हुए निर्णायक बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। और अब आपको सहारनपुर में कौन आगे कौन पीछे जल्दी से बता देते हैं। और देखिए कांग्रेस के इमरान मसूद यहां पर 84,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। निर्णायक जीत की तरफ बढ़ते हुए इमरान मसूद, सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद, बीजेपी के साथ उनका मुकाबला यहां पर, लेकिन इमरान मसूद 84,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ लगातार बढ़ते हुए। कर्नाटक के धारावाड़ से बीजेपी के प्रहलाद जोशी, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली इस सीट से, तो कर्नाटक के धारावाड़ जहां पर बीजेपी के प्रहलाद जोशी जीत चुके हैं, जीत ली है उन्होंने ये सीट। कर्नाटक से भी इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, धारावाड़ महत्वपूर्ण सीट और बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद जोशी यहां से जीत गए हैं। और अभी ताजा अपडेट क्या है इसके लिए सीधे रुक करते हैं रोमाना का। रिजल्ट डे है आज, और धीरे धीरे कर रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। और नतीजों में जो जीत रहा है मतलब उसकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। किसकी प्रार्थना हो रही है स्वीकार? कौन है वो चेहरे, बड़े उम्मीदवार? ये देखिए आप, उत्तर पूर्वी दिल्ली, और यहां पर मनोज तिवारी की प्रार्थना स्वीकार हो रही है। जीत रहे हैं मनोज तिवारी इस सीट से। कन्हैया कुमार पिछड़ते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और चेहरे आपको दिखाएंगे जिनकी प्रार्थना हो रही है स्वीकार, जो कर रहे हैं जीत दर्ज।